हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि एस्ट्रोनॉमी का क्लास चल रहा है और एस्ट्रोनॉमी के क्लास में हमने 4 वीडियो बना दिए हैं। आज 5वां वीडियो बनने जा रहा है और इस वीडियो में एस्ट्रोनॉमी के जो है या खगोलकी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसका अगला सीरीज है। जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग एक एक पॉइंट के विषय में चर्चा करते हैं। तो तारों से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग तो कि तारों का निर्माण कहाँ होता है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग एक बात ये समझ लीजिए कि तारा और सूर्य दोनों एक ही चीज है। सूर्य भी, उसमें भी हाइड्रोजन का जो है, 2 हाइड्रोजन का संलयन होता है और हीलियम का निर्माण होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। उसी प्रकार तारों में भी होता है। तो चाहे तारा हो चाहे सूर्य हो, एग्जाम में पूछा जाए तो उसमें हाइड्रोजन का संलयन ही होता है। तो कहीं कंफ्यूजन, कहीं कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। तो तारों का निर्माण कहाँ होता है? तारों का निर्माण होता है कहाँ पे? गैलेक्सी में। गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन के कारण। देखिए, सबसे बड़ी चीज, एक चीज और दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। देखिए, कंसेप्ट का वीडियो नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट का वीडियो है, पॉइंट्स का, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं, हर हर जगह पूछे जाता है। ऐसा नहीं कि बड़ी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, हर जगह पूछे जाते हैं। तो क्या है? गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम के संलयन के द्वारा। तो जब हाइड्रोजन का जो है संलयन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में कन्वर्ट होता है। और जब हीलियम में कन्वर्ट होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो उससे ऊर्जा निकलती है। गैलेक्सी, तो शुरुआत में थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता दूं। जब ब्रह्मांड का विस्फोट होता है, मतलब महाविस्फोट, तो महाविस्फोट के बाद क्या होता है कि उस समय ना अणु था, ना परमाणु था, ना कुछ था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि परमाणुओं का निर्माण होता है, फिर अन्य चीजों का निर्माण होता है, फिर गैलेक्सियों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारे अंतरिक्ष में अरबों गैलेक्सियां हैं, जिसमें से हमारी एक गैलेक्सी में, एक हमारी गैलेक्सी है जिसमें क्या है? आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा या मंदाकिनी। हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो क्या है? आकाशगंगा या गंगा या मंदाकिनी, या मंदाकिनी गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। इसको दुग्ध मेखला भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है? एक और नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। एक एक पॉइंट्स पे गौर करने की बात है, एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी हमारी गैलेक्सी का नाम पूछ लिया जाता है कि हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में उपस्थित है, तो मंदाकिनी गैलेक्सी में उपस्थित है। फिर कभी कभी मंदाकिनी न दे करके दुग्ध मेखला दे देता है। तो सब चीजें जानना जरूरी है कि दुग्ध मेखला, चाहे मंदाकिनी पूछे चाहे दुग्ध मेखला पूछे, मतलब इसी गैलेक्सी में ही हमारा सौरमंडल उपस्थित है। तो गैलेक्सी में क्या होता है? उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम के शरण के कारण तारों का निर्माण होता है। उसके बाद आते हैं किसी तारे का जीवन अवधि, मतलब तारे की जीवन अवधि के बारे में, ये तारा कितनी आयु तक चलेगा, इसका क्या अवधि है। तो कहां से पता लगता है? उसके आकार पर निर्भर करता है, तारे के आकार के ऊपर निर्भर करता है। तारे का जो जीवन अवधि है वो उसके आकार के ऊपर निर्भर करता है। ब्लैक होल कहलाता है। क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट के बाद 3 सौर द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाला तारा। अब सुपरनोवा क्या है? जैसे महाविस्फोट होता है उसी प्रकार में जब गैलेक्सी में विस्फोट होता है किसी भी तारे का, तो उसको सुपरनोवा कहा जाता है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल बताएंगे तो जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट है उससे हम हट जाएंगे। तो गैलेक्सी में जो विस्फोट होता है, कोई भी तारा होता है, तारे की 3 स्टेज होती है। एक होता है शिशु तारा, एक होता है युवा तारा, एक होता है वृद्ध तारा। तो युवा तारा के बाद जब गैलेक्सी में विस्फोट होता है तो सुपरनोवा होता है। और सुपरनोवा के बाद जो है उसमें से सारी गैसें निकल जाती है और तारे का जीवन वहीं से समाप्त होने लगता है। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद 3 सौर द्रव्यमान से अधिक वाला तारा, अवशेष वाला तारा, हाँ, वो क्या होता है? हमारा ब्लैक होल कहलाता है। फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट का वीडियो अलग से बनेगा।
मैं बार बार बोल रहा हूं। सूर्य का व्यास, सूर्य का रेडियस मतलब व्यास कितना है, डायमीटर कितना है सूर्य का। तो सूर्य का व्यास क्या है, ये पृथ्वी के रिलेटिव पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है। मतलब सोचिए सूर्य का व्यास कितना ज्यादा अधिक है। पृथ्वी का जो डायमीटर है, उस पृथ्वी के डायमीटर से 109.2 गुना अधिक है सूर्य। सोचिए सूर्य कितना बड़ा तारा है। हाँ, सूर्य को तारा की श्रेणी में भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला फैक्ट क्या है, नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र से क्या आशय है। नक्षत्र या इसको तारामंडल भी कह सकते हैं, नक्षत्र को तारामंडल भी कह सकते हैं। नक्षत्र से क्या आशय है, आकाश में दिखने वाले तारों का समूह है। आकाश में दिखने वाले तारों का समूह है जो एक निश्चित आकृति में बने होते हैं, कई आकृति में बने होते हैं। इसी से जो है एस्ट्रोलॉजी का जन्म होता है। तो नक्षत्र जो है कई आकृति से, वृषभ आकृति में बने हो, शेर के आकृति में बने हो, तो जो एक निश्चित आकृति में बने होते हैं, तारों का समूह जो एक निश्चित आकृति में बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है, तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन फिर भी रिवाइज करने के लिए ठीक है कि भू परिभ्रमण के कारण होता है। पृथ्वी पर जो दिन रात होता है वो भू परिभ्रमण के कारण होता है। फिर पृथ्वी का जो मौसम परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, परिक्रमण और पृथ्वी के अपने अक्ष के झुकाव के कारण। परिक्रमण और पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुकाव के कारण जो है पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होता है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे फैक्ट दे दिए जाते हैं और वो गलत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सूर्य जो है विषुवत और कर्क रेखा के बीच में कितने अवधि तक रहता है। सूर्य कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में 6 महीने तक रहता है। इसके बाद 6 महीने के बाद सूर्य का उत्तरायण होता है। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन का मतलब जान लीजिए कि जैसे ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये बीच में विषुवत रेखा गई है, ये पृथ्वी का उत्तर वाला पोर्शन है, ये पृथ्वी का दक्षिण वाला पोर्शन है। इसके उत्तर जो है कर्क रेखा होता है, इसके दक्षिण विषुवत रेखा के दक्षिण मकर रेखा होता है। तो सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा, सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर जाने पर और कर्क रेखा से विषुवत रेखा आने पर जो टोटल पीरियड है वो 6 महीने का होता है। उसी प्रकार से जब फिर पुनः सूर्य विषुवत रेखा पर आ जाता है तो फिर सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा की तरफ चढ़ती हैं। तो मकर रेखा तक जाने में और फिर मकर रेखा से विषुवत रेखा पर आने में फिर 6 महीने लगता है। तो इस प्रकार सूर्य की किरणें क्या होती, कर्क रेखा टू मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें गमन करती हैं, जिनको उत्तरायण और दक्षिणायन बोला जाता है। तो क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा और विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में 6 महीने तक रहता है और 6 महीने विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच में रहता है। जब सूर्य कर्क रेखा से विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में 6 महीने रहता है, वो टाइम क्या है पूछा जाता है, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में रहता है। इसके बाद अब क्या है अगला फैक्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है, याद होना बहुत जरूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना है, 149 मिलियन किलोमीटर है। तो ये सब जो छोटे छोटे फैक्ट देखने में आपको बहुत आसान लग रहे हैं, ये सब जब एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से गलत हो जाते हैं। तो जो भी मैं उन लोगों से कर रहा हूं, जो भी ये आप लोगों के हित की बात मैं कर रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत गौर से देखें, इनको इससे बहुत फायदा होगा। और जो लोग बहुत गौर से न देखें, बहुत हल्के से देख रहे हो, तो भाई उनकी अपनी इच्छा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। किसके, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है। एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है औसत दूरी कितनी है,
3,84,400 किलोमीटर, 384,400 किलोमीटर, अर्थात 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये सब जबान पे याद होना चाहिए। उसके बाद क्या है, भारत में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर क्या है, इसकी स्थापना कहां हुई है? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर अर्थात ISDN, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसकी स्थापना कहां हुई है? ब्यालालू। ब्यालालू कहां पर है? बंगलुरु में है। कहां पर है ब्यालालू? बंगलुरु में है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? इसको भी जानना बहुत जरूरी, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो दूरी कितनी है? 228 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 228 मिलियन किलोमीटर है। किसके बीच में? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच में। अगला, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाता है कितने घंटे में? 24.6 घंटे में। मंगल अपनी धुरी पर, मतलब अपने एक्सिस पे, कोई ग्रह जब अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर, तो वो 24.6 घंटे में चक्कर लगाता है, एक पूरा चक्कर लगाता है। कितने समय में? 24.6 घंटे में। जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ, मंगल ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं? तो कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कितना है? 95.1% है, मतलब सबसे ज्यादा CO2 पाई जाती है। दूसरे नंबर में कौन है? नाइट्रोजन गैस। कितना है? 2.59%। ये कौन सी है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तीसरा क्या है? आर्गन, 1.94% आर्गन गैस पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे पे नाइट्रोजन, तीसरे पे आर्गन पाई जाती है। उसके बाद मंगल ग्रह से संबंधित एक खास बात और है कि मंगल ग्रह पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है। सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है उस ज्वालामुखी का? निक्स ओलंपिया। ये ज्वालामुखी पाया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इनके विषय में आपको बता दिया गया है। एक दो फैक्ट और हैं जिनके विषय में जानना अति आवश्यक है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब इसके अगले कड़ी में जो है चंद्र अभियान के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक जो है नासा द्वारा चंद्र अभियान, मतलब चंद्रमा पर नासा द्वारा जो है जो अभियान किया गया था उसके विषय में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा भारत द्वारा जो चंद्रमा मिशन पे जो है चंद्रमा पर, मून पर जो सैटेलाइट भेजे गए हैं उसके विषय में चर्चा हम लोग करते हैं, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बार जो है चंद्रमा पर जो है नासा ने चंद्रमा पर भेजा था अभियान। ये पहला मानव युक्त अभियान है। पहला मानव युक्त अभियान जो है चंद्रमा पर नासा द्वारा भेजा गया था। मानव अंतरिक्ष मिशन जो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, कब भेजा गया था इसका डेट याद करना जरूरी है। कंठस्थ कर लीजिए, पूरा रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पूछा जाता है 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को ये जो है अभियान भेजा जाता है। इस अभियान का क्या नाम था? अपोलो 2 यान। अपोलो जो यान भेजा गया था, अंतरिक्ष यान भेजा गया था, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अपोलो 2, अपोलो सेकंड। कब भेजा गया था?
20 जुलाई 1969 को यही यही चंद्रमा पर उतरा था। इसके बाद ये कहां से भेजा गया था? यूएसए के। तो यूएसए के फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप, फ्लोरिडा के पास एक मेरिट द्वीप है, मेरिट द्वीप स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर, क्या है? कैनेडी स्पेस सेंटर से 16 जुलाई 1969 को जो है प्रक्षेपित किया था। उसके बाद आते हम लोग भारत के चंद्र मिशन के विषय में चर्चा करते हैं। तो भारत का चंद्र मिशन 2 चरणों में गया था। एक चंद्रयान प्रथम और दूसरा क्या था? चंद्रयान द्वितीय, सेकंड। पहली बार जो चंद्रयान प्रथम गया था, इसका डेट आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, पूछा जाता है 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को गया था। कहां से छोड़ा गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और उस अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थापित है। और किस अब गया था कैसे? PSLV C11 मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से जो है लॉन्चिंग हुई थी। और क्या काम था इसका? काम था चंद्रमा पर पानी की खोज करना, चंद्रमा पर पानी की खोज करना। उसके बाद क्या होता है? ये तो जो किए अपना। अब चंद्रयान द्वितीय जाता है। चंद्रयान द्वितीय कब जाता है? 22 जुलाई 2019 को जाता है। 22 जुलाई जो है 2019 को चंद्रयान द्वितीय महोदय जाते हैं। कहां से? इसी केंद्र से, श्रीहरिकोटा द्वीप के केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जाते हैं। ये किसके माध्यम से जाते हैं? GSLV MK3 MI रॉकेट। जो रॉकेट जिससे लॉन्च करते हैं, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसको GSLV कहा जाता है। GSLV MK3 MI रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। जब चंद्रयान 2 जाता है तो इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण उपकरण रहते हैं, जिसमें से एक ऑर्बिटर होता है, एक विक्रम लैंडर होता है जिसका नाम विक्रम है, विक्रम लैंडर होता है। और एक रोवर जाता है जिसका नाम प्रज्ञान होता है, रोवर प्रज्ञान। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें गई थी। और ये चंद्रमा पर कहां उतरा था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इसको उतारा गया। कहां पे उतारा गया? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इसको उतारा गया। तो इस प्रकार 5वीं सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिए। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहे थे। आप लोग इसको बार बार देखिए, रिवीजन में बहुत काम आएगा। छोटे फैक्ट देखने में बहुत लग रहे हैं, लेकिन बहुत कारगर फैक्ट हैं। प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर पसंद आए, आप लोगों को अच्छा लगे, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन की स्थिति हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप अपने प्रश्नों का समाधान भी कर सकते हैं। थैंक यू।